दोस्तों, मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनते ही मालदीव की नैया डूब चुकी है। उन्होंने अपनी कैबिनेट में इतने मूर्ख मंत्री बिठा रखे थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ गंद फैलाकर दुनिया को अपनी हैसियत दिखा दी है। और इंटरनेशनल लेवल पर मालदीव बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस भारत ने उन्हें डिफेंस टेक्नोलॉजी दी, पीने के लिए पानी दिया, हर साल अपने लाखों टूरिस्ट भेजे और करोड़ों रुपए का कर्जा दिया, मालदीव ने उसी भारत की पीठ पे छुरा घोंप दिया है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है, जो देखकर अमेरिका, रशिया और बांग्लादेश के लेकर श्रीलंका तक मालदीव का साथ छोड़ चुके हैं। और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ मालदीव आइलैंड अब अकेला पड़ चुका है। इसलिए मोहम्मद मोइजू गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगने के लिए चीन के पास जा पहुंचे। तो पूरी डेवलपमेंट क्या है चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह भारतीय जनता ने मालदीव को सबक सिखाया, उसके लिए वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की सैर पर गए थे। तभी उन्होंने भारत के खूबसूरत आइलैंड में अपनी कुछ फोटोज शेयर की थी, जो देखकर वहां के 120 किलोमीटर दूर मौजूद मालदीव को आग लग गई। और वहां के कुछ मिनिस्टर्स ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और भारत की जनता की खूब बेइज्जती की, मगर उन्हें यह पता नहीं था कि भारतवासी चुप नहीं रहेंगे और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव का ट्रेंड शुरू हो गया। 140 करोड़ भारतीयों ने एकजुट होकर मालदीव को ऐसा विरोध दिखाया कि रातों रात उससे अपनी औकात का अंदाजा हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ भारतीयों ने ही मालदीव की 15,000 होटल बुकिंग्स और 8,000 फ्लाइट टिकटें कैंसिल कर दी और भारतीय आइलैंड लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू किया, जो पर्यावरण, वातावरण और कल्चर के मामले में मालदीव से 10 गुना बेहतर है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ने भी मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और बताया जा रहा है कि इस वक्त मालदीव की होटलें खाली पड़े हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, टूरिज्म पर निर्भर 50% मालदीवियंस बेरोजगार हो गए हैं और हालात इतने खराब हैं कि मालदीव सरकार को अपने खर्चे के लिए भी चीन के सामने लोन के लिए गड़गड़ाना पड़ रहा है। और यह सब हुआ है मोहम्मद मोइजू की सरकार बनने के बाद, जिन्होंने इलेक्शन ही एंटी इंडिया कैंपेन चलाकर जीता था। दोस्तों, अब भारत ने तो मालदीव के सर पर से अपना हाथ उठा लिया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मालदीव बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। कोई भी देश मालदीव में निवेश नहीं करना चाहता, क्योंकि एहसान फरामोश मालदीव ने यह साबित कर दिया है कि वो जिस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा। मगर खुद की इकोनॉमी बचाए रखने के लिए मालदीव भी पाकिस्तान की तरह फॉरेन डेप्ट यानी कि कर्जा लेता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मोहम्मद मोइजू भारत तो आ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद इलेक्शन रैलीज में भारत के खिलाफ काफी गंद फैलाई थी। इसलिए उन्होंने तुरंत फ्लाइट पकड़ी और पहुंच गए तुर्की, ताकि वो तुर्की से कर्ज ले सके। लेकिन तुर्की सरकार ने उन्हें खाली हाथ ही वापस खदेड़ फेंका, क्योंकि जो तुर्की इस समय खुद अपने देश को नहीं बचा पा रहा है, भला वो मालदीव के सिर पर हाथ कैसे रखेगा। जी हाँ, खुद तुर्की में सालाना महंगाई 64.8% के दर से बढ़ रही है और तुर्की की अर्थव्यवस्था एक तरह से डूब चुकी है, यानी आगे चलकर ये दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है। ऐसे में खाली हाथ लौटे मोहम्मद मोइजू ने जैसे तैसे हिम्मत इकट्ठा करके भारत आने का मन बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दिसंबर 2023 में भारत आने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन भारत सरकार उनकी नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग फिक्स कर पाती उसके पहले ही उनके 3 मंत्री मरियम शिवाना, महजूम माजिद और मलशा शरीफ ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा गंद उगला कि भारत ने उनकी टूर ही सस्पेंड कर दी। हालांकि मालदीव सरकार ने तीनों मिनिस्टर्स को नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया कमेंट्स ने ही मालदीव का इतना बुरा हाल कर दिया है, जो देखकर मालदीव के बाकी मंत्री एंटी इंडिया सोच रखने वाले मोहम्मद मोइजू की ही कोई बात नहीं मान रहे और वो सभी तख्ता पलटकर मोहम्मद मोइजू की राष्ट्रपति की गद्दी से हटाने की तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, इस बात की भनक लगते ही प्रेसिडेंट मोइजू के पैर लड़खड़ा गए थे और उन्होंने सोचा कि अगर मालदीव में रोजगार वापस नहीं लाया तो मुझे कुर्सी से उठा पटक दिया जाएगा। इसलिए वो तुरंत ही फ्लाइट में बैठे और चीन के लिए रवाना हो गए, जहां बीजिंग में चीन के तानाशाह जिनपिंग से मिले और उन्होंने चीन से और ज्यादा कर्जे की मांग की। बता दें कि भारत के दुश्मन चीन अपनी सराखों पर उन्हें बिठाता है। ठीक वैसे ही चीन ने मालदीव के साथ भी 20 अग्रीमेंट साइन किए और एक मद ग्रांट भी दी। हालांकि उस ग्रांट में मालदीव को कितने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं बताया गया। इसके अलावा मालदीव ने चीन के सामने नाक रगड़ते हुए ज्यादा टूरिस्ट भेजने की मांग की है, क्योंकि मालदीव न सिर्फ समंदर किनारे होटल्स बनाने में ही अरबों रुपए खर्च कर चुका है, बल्कि भारत के साथ पंगा लेने के बाद खाली पड़े और होटल्स के कर्मचारी सिर्फ मच्छर मार रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद मोइजू चीन से FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट समझौता कर रहे हैं, जिससे वो गुड्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकें। फिलहाल देखा जाए तो 2026 तक मालदीव का $1 बिलियन यानी करीब 80,000 करोड़ का कर्जा
पक जाएगा, यानी कि 2026 में उन्हें 80,000 करोड़ कर्जा उतारना है, जिसमें उन्होंने करीब 37% कर्जा चीन से लिया है। मगर फिर भी इस बार मालदीव ने चीन से $50 मिलियन का कर्जा उठाया है ताकि वो अपने यहाँ एक और टूरिज्म जोन बना सके। आपको बता दें कि 2022 में चीन और मालदीव में $451.29 मिलियन का बायलैटरल ट्रेड किया गया था, जिसमें चीन ने मालदीव में सिर्फ $60,000 का सामान खरीदा था और बाकी $450 मिलियन से भी ज्यादा सामान मालदीव ने चीन से उठाया था। अब दोस्तों, जब चीन कर्जा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब वसूली की बात आती है तो पूरा का पूरा देश हथियाने के पीछे पड़ जाता है। जैसे कि चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा हथिया लिया है, जहां अपना पोर्ट भी बनाया गया है। बांग्लादेश और श्रीलंका को भी कर्जे में डुबाकर चीन जमीन छीन रहा है। ठीक वैसे ही इस वक्त भले ही मोहम्मद मोइजू हड़बड़ी में चीन से पैसा उठा रहे हैं और खुद को बादशाह समझ रहे हैं, लेकिन जब चीन वसूली करने आएगा तो भारत की तरह नरमी नहीं दिखाएगा, बल्कि पूरा मालदीव उठा ले जाएगा। ठीक वैसे ही आज से 5 साल पहले मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह चीन के कर्जे में फंस गए थे। उस वक्त भी भारत सरकार ने ही मालदीव को फाइनेंशियल सपोर्ट देकर चीन के डेब्ट ट्रैप से बाहर निकाला था। लेकिन अपने देश के इतिहास को देखते हुए बावजूद राष्ट्रपति बनते ही मोहम्मद मोइजू गलत राह पर निकल पड़े हैं। ये वही राह है जिस पर चलकर पाकिस्तान और श्रीलंका ने चीन पर भरोसा किया था, लेकिन उन्हें पछताना पड़ा, और अब मालदीव का हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। चलिए अब जानते हैं वे मौके जब भारत ने मालदीव के सर पर हाथ रखा था। ऑपरेशन सी वेव्स 26 दिसंबर 2004 चेन्नई के पास समंदर में भयंकर भूकंप आया, जिससे 55 फीट ऊंची सुनामी लहरें पैदा हुई, जो कि तेजी से चारों ओर से समंदर से घिरे मालदीव के आइलैंड पर पहुंची, और इस तबाही में वहां अनेकों लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों के घर उजड़ गए। तभी भारत ने ऑपरेशन सी वेव्स चलाया। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक हमारे विमान राहत सामग्री लेकर 24 घंटे में मालदीव पहुंच गए थे, और हेलीकॉप्टर्स ने लोगों को रेस्क्यू भी किया था, जिसमें भारत के करीब 36 करोड़ रुपए खर्च हुए। जिसके बाद भी भारत ने मालदीव को 2 बार 10 करोड़ रुपए की भेंट दिए। ऑपरेशन नीर मालदीव में 12 महीने बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ही पानी पीने के लायक बनाता है। और 4 दिसंबर 2014 के दिन मालदीव के कैपिटल माले में मौजूद सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद माले के करीब 1 लाख लोग पानी पीने के लिए तरस रहे थे। तभी भारत सरकार ने ऑपरेशन नीर चलाया और मालदीव में 1200 टन पीने का पानी भेजा। साथ ही प्लांट को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए भी सभी जरूरी स्पेयर पार्ट्स भी फ्री में दिए थे। कोरोना में आर्थिक और वैक्सीन मदद। कोविड-19 पैंडेमिक में जब मालदीव का टूरिज्म बिजनेस ठप पड़ा था, तब भारत सरकार ने ही उन्हें $250 मिलियन की आर्थिक मदद की थी। साथ ही किसी भी रिटर्न्स की अपेक्षा के बिना विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव को 1 लाख कोविड वैक्सीन भेंट कर दी थी। इसके अलावा भारत कई बार मालदीव को कर्जा दे चुका है। इतना नहीं, 1988 में जब मालदीव के राष्ट्रपति अपने ही देश में फंस गए थे, क्योंकि हमलावर उनकी सरकार गिराने के लिए उन्हें मारना चाहते थे, तब भी भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर भारतीय सेना के जवानों को मालदीव भेजा था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल कयूम को रेस्क्यू करके सरकार गिराने से बचाई थी। मगर इन सभी चीजों को भूलकर मालदीव ने भारत के साथ एहसान फरामोशी कर दी। तो दोस्तों, दगाबाज मालदीव को अपनी करतूत का क्या अंजाम मिलना चाहिए, इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।